नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आओ इस बार पीसीएस 2023 की तैयारी साथ में मिलकर के करते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं और ना ही किसी टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग होती है उस तरीके से भी नहीं, बल्कि आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। जहाँ तक कि जो भी मुझसे हो पा रहा है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दूसरे के साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं और बहुत जल्दी ही यूपी पीसीएस 2023 की फुल स्ट्रेटजी के साथ में किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स से हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस सभी पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये तो आपको पढ़नी है और मैं कोशिश करूंगा कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स जो कि जनरली जून में होता है, तो जून से करीबन 3-4 महीने पहले मैं सारी सब्जेक्ट्स जो है एनसीईआरटी के उनको निपटा दूं। तो लगे रहिए, साथ में बने रहिए और सबसे पहले एनसीईआरटी को ही हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद में स्ट्रेटजी की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक एनसीईआरटी के अलावा हमको पढ़नी है, कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है और यहाँ से मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 7th की एनसीईआरटी का पार्ट 4 है, चौथा भाग आज हम कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5th और चैप्टर नंबर 6। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बहुत ही अच्छी चीज़ें इन दोनों चैप्टर्स में दी गई हैं जो डेफिनेटली आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है जल चक्र, वाटर साइकिल। जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होती है, तो इसको अगर हम समझें अकॉर्डिंग टू 7th क्लास एनसीईआरटी कि जिस प्रक्रम में या जिस प्रक्रिया में जो पानी होता है वो लगातार अपनी फॉर्म को, अपने रूप को, अपने स्वरूप को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती, इनके बीच में चक्कर लगाता रहता है। इस पूरे चक्र को, इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं जल चक्र। जिस तरीके से आप देखेंगे नदियों में जो पानी होता है या महासागरों का जो पानी होता है, झीलों का जो पानी होता है, तालाबों का जो पानी होता है, जब तेज धूप पड़ती है तो पानी का वाष्पीकरण होता है। पानी वाष्प बन के कहाँ जाता है? सीधा वायुमंडल में। यही चक्र मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों से पानी का वाष्पीकरण होकर के पानी कहाँ गया? वायुमंडल में। वायुमंडल में जो जल जाता है किस फॉर्म में जाता है, यानी स्वरूप उसका चेंज हुआ। पहले पानी अपनी मेन फॉर्म में था, वाष्पीकरण होने के बाद में जब वायुमंडल में पानी गया तो उसका जो स्वरूप था वो चेंज हो गया और पानी किस में डेवलप हो गया? पानी किस में चेंज हो गया? पानी जलवाष्प में बदल जाता है और जलवाष्प में बदल देने के बाद में जो संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से वर्षा की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जो जलवाष्प है वो बूंदों में परिणत होती है, इसको संघनन कहते हैं। इसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो नदियों, महासागरों, तालाबों, झीलों का पानी वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में पहुंचता है तो उसका जो स्वरूप होता है, रूप होता है, वो जलवाष्प होता है। जलवाष्प का संघनन होता है। संघनन के पश्चात जो जलवाष्प है वो बूंदों में बदल जाती है और बूंदों में बदलने के बाद में फिर दोबारा से पृथ्वी पर पानी के रूप में उन्हीं महासागरों में, उन्हीं नदियों में, उन्हीं झीलों में पानी पहुंच जाता है। इस तरह से जो पानी का चक्र है, इस तरह से जो पानी की साइकिल है वो महासागर, वायुमंडल, पृथ्वी के बीच में चक्कर लगाती रहती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। आशा करता हूं जल चक्र आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है अपना अलवण जल के स्रोत। अलवण जल क्या होता है? अलवण जल जिसमें लवण न हो, जिसमें नमक की मात्रा नहीं हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वह पानी जो खारा नहीं है, वह पानी जो हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, खाने पीने, कपड़ा धोने के लिए, जो पानी है वो अलवण जल है। तो अलवण जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ अलवण जल? तो लवणीय जल का सबसे बड़ा सोर्स हमारा समुद्र है। समुद्र में जानते हैं समुद्र का पानी खारा है, उसकी लवणता जो है ज़्यादा होती है, उसको हम पी नहीं सकते और वो हमारे यूज़ में नहीं आता है। वो पानी जो है वो लवणीय जल है। अलवण जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? नदियों का पानी जो है जनरली क्या होता है? अलवण जल होता है। तालाब हो गए, सोते हो गए, या फिर जो ग्लेशियर्स या हिमानी या हिमनद जो होते हैं उनका पानी भी कैसा होता है? अलवणीय जल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे नदी, तालाब, सोते, हिमनद, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अलवण जल के स्रोत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, महासागर का जल। महासागर का यानी समुद्र जो है उनका जल कैसा होता है? लवणीय होता है, यानी इसमें लवण की मात्रा होती है। लवण को क्या कहते हैं? नमक। नमक को ही हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो महासागरों का जो जल है वो कैसा है? लवणीय है। लवणीय होने के पीछे क्या रीज़न है? इसमें NaCl की मात्रा पाई जाती है। NaCl इसमें पाया जाता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक हम अपने खाने में, अपने भोजन में, सब्जी में, रोटी में जो नमक यूज़ करते
करते हैं वो NaCl होता है। महासागरीय जल में NaCl की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यह प्रयुक्त जो है हमारे जनरल जो हमारी आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं, उसमें यह यूज नहीं होता है। महासागर का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। अब लवणता को समझते हैं। लवणीय यानी नमक युक्त जल। अब ये लवणता क्या होती है, यानी अगर इसकी हम परिभाषा को समझें या इसकी मात्रा को समझने का प्रयास करें तो यानी 1000 ग्राम कोई जल है, 1000 ग्राम यानी 1 लीटर जल है, और उसमें जितना भी नमक उपस्थित होगा, यानी 1000 ग्राम पानी या 1 लीटर पानी में उपस्थित जो नमक की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं लवणता। ठीक है, 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा को हम लवणता के नाम से जानते हैं। अब जैसे महासागर हैं, महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम पानी में जो नमक है वो कितना है? 35 ग्राम, यानी 1 लीटर पानी में 35 ग्राम जो है वहां पर नमक पाया जाता है। इसी वजह से समुद्र का जो पानी होता है वो अत्यंत खारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लवणता किस सागर की है, सबसे ज्यादा नमक किस सागर के जल में पाया जाता है, तो ये डेड सी है, मृत सागर के नाम से इसको जाना जाता है। ये इजराइल में है। ठीक है, इजराइल में है मृत सागर। इसकी लवणता है 340 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम या 1 लीटर पानी के अंतर्गत 340 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। इसको डेड सी, इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है और जनरली कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस तरह के पानी में, जैसे आपने कभी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा बुक्स में, कि जो महासागरीय जल होता है या समुद्र का जो पानी होता है उसमें तैरना नदी के जल की अपेक्षा आसान होता है। ठीक है, आपने ये फैक्ट पढ़ा होगा। अब ये आसान क्यों होता है, इसके पीछे की चीज पर चलते हैं। यानी जो लवणता होती है, जितनी लवणता किसी पानी में ज्यादा होगी उस पानी में तैरना, प्लवन करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। आसान क्यों होता है कि किसी भी पानी में जितनी ज्यादा लवणता होगी तो वो पानी उतना ही ज्यादा सघन हो जाएगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा पानी का। तो लवणता से क्या होता है, एक पॉइंट आप यहां से ये भी याद रखें, लवणता से क्या होता है, पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बढ़ती है, पानी सघन बनता है। लवणता के कारण पानी सघन बनता है, और सघन पानी में जो है विरल पानी की अपेक्षा, यानी जनरल जो वाटर होता है, सामान्य पानी जो होता है, उसकी अपेक्षा सघन पानी में तैरना आसान होता है। ठीक है, तो यहां से ये लवणता का कॉन्सेप्ट आपने देखा। अब जल के वितरण के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर जो भी जल है, जिस रूप में भी है, चाहे वो महासागरों के रूप में है, चाहे वो बर्फ के जो ग्लेशियर हैं, हिमानी हैं, उनके रूप में है, भूमिगत जल है, झीलों का अलवणीय जल है, समुद्र या नमकीन झीलें, वायुमंडल, नदियां, इनमें पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी का जो वितरण है, वो किस तरीके से है उसको देख लेते हैं। यानी सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पूरी पृथ्वी पर जहां पाई जाती है वो महासागर है। महासागरों का पानी 97.3% जो वाटर है पूरे पानी का, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पानी का 97.3% हिस्सा महासागरों में है। बर्फ छत्रक यानी जो हिमानिया वगैरह या ग्लेशियर वगैरह हैं उसमें पूरे जल का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 0 यानी लगभग 2% के समथिंग जो पानी है वो आपका हिमानी या ग्लेशियर्स में पाया जाता है। भूमिगत जल लगभग 0.68%। झीलों का अलवणीय जल, मतलब ऐसा जल जो मीठा है, यूज करने योग्य है जो पानी, वो झीलों का कितना प्रतिशत है? 0.009%। समुद्र और जो कुछ नमकीन झीलें हैं जिनमें लवणीय जल पाया जाता है 0.009%। वायुमंडल में जो जल पाया जाता है 0.0019%। ठीक है, वायुमंडल में जल, एक मैं आपको रिकॉल कराता हूं चीजें, वायुमंडल में जल किस रूप में उपस्थित होता है? वायुमंडल में जो पानी है वो किस रूप में उपस्थित होता है? जलवाष्प के रूप में। तो जलवाष्प की जो मात्रा है 0.0019% है। और नदियों का जो पानी है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, अलवण जल के अंतर्गत आता है ये भी, तो 0.0001% पानी जो है ये नदियों का पानी है। और टोटल मिलाकर के 100% पानी का ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है,
महासागरीय परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब होता है मोशन या गतियां, ठीक है। तो महासागर में कौन कौन सी गतियां होती हैं, महासागर में कितने प्रकार की गतियां होती हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। जनरली क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है ये बताता है कि महासागरीय परिसंचरण मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। महासागर में जो गतियां होती हैं मुख्य रूप से 3 तरीके की गतियां होती हैं। पहली है तरंगें यानी वेव्स, दूसरी है ज्वार भाटा और तीसरी है धाराएं, ठीक है। तरंगें, ज्वार भाटा, धाराएं, ये 3 मुख्य प्रकार की गतियां हैं जो महासागरीय क्षेत्र में होती हैं। अब वन बाय वन तरंगें, ज्वार भाटा और धाराओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरंगों के बारे में। तरंगें क्या होती हैं? तरंगों को अगर हम डिफाइन करें, तरंगों की अगर परिभाषा देखें तो तरंगें क्या होती हैं? महासागरीय तट पर जल का लगातार उठना और गिरना। महासागरीय तट पर, सागरों के तट पर, सागरों के किनारे पर जल का लगातार ऊपर उठना, उसका नीचे गिरना क्या कहलाता है? तरंगें कहलाता है। ये तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? जब समुद्र की सतह पर पवन बहती है, सब समुद्र की सतह पर पवन क्या करती है? बहती है, तो उसी के कारण ये तरंगें जो है जनरेट होती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, ठीक है। जब ये प्रक्रियाएं होती हैं, यानी भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी फट जाए या फिर पानी के अंदर की जो जमीन है, भूमि है, उसमें क्या हो जाए? दरारें उत्पन्न हो जाएं, भूस्खलन हो जाए वहां पे, तो क्या होता है? विशाल ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विशाल ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक होती है। जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक होती है उनको क्या कहा जाता है? सुनामी, ठीक है। सुनामी के नाम से आप सभी आई होप परिचित होंगे। एक बार फिर से समझिए कि महासागरीय तट पर जल का लगातार उठना गिरना तरंगें कहलाता है। ये तरंगें किस वजह से उत्पन्न होती हैं? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो उससे तरंगें जनरेट होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भूकंप पैदा हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए या जल के नीचे की भूमि का क्या हो जाए? भूस्खलन हो जाए, तो उससे क्या होता है? उससे बहुत विशाल ज्वारीय तरंगें जो होती हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी ऊपर होती है, वे उत्पन्न होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अगर एक शब्द में इसको डिस्क्राइब करें तो उसको कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है उसको? सुनामी। अब सुनामी से संबंधित ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जैपनीज भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी को इस तरीके से लिखा जाता है अंग्रेजी में TSUNAMI, ठीक है, TSUMANI, सुनामी, टी साइलेंट रहता है इसमें। तो सुनामी इसको कहा जाता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आप याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी कितने मीटर की ऊंचाई पर मापा गया था? ये 150 मीटर ऊंची तरंगें इसमें उठी थी, 150 मीटर ऊंची लहरें जो है इसमें देखी गई थी। ये तरंगें जो थी, इनकी गति की अगर बात की जाए, कितनी स्पीड से ये तरंगें दौड़ी थी? लगभग 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक गति से जो है ये तरंगें देखी गई थी। 2004 का एक उदाहरण देखें। 2004 में सुनामी आई थी जिसमें क्या हुआ था? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु देखा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इंदिरा पॉइंट जो था वो समुद्र में डूब गया था 2004 की सुनामी में। ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सेकंड आपका आता है महासागरीय परिसंचरण में ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा को समझते हैं। दिन में 2 बार नियम से, ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, महासागरीय जल का उठना गिरना दिन में 2 बार नियम से, वो क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा को अलग अलग डिस्क्राइब करें तो ज्वार का मतलब क्या है? जल द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देना। और भाटा क्या है? उस जल का जो उठा था ऊपर, तट के ऊपर तक चला गया था जो पानी, उसका लौट करके वापस अपनी प्राइमरी कंडीशन में आ जाना, पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाना, वो क्या है? भाटा कहलाता है। फिर दोबारा से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ज्वार क्या होता है? जल का सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ करके तट के जो बड़े हिस्से होते हैं उनको डुबो देना, पानी से भिगो देना, वो ज्वार है। भाटा क्या है? जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाना, जल का अपने बिल्कुल वापस उसी प्राइमरी फॉर्म में अपने निम्नतम स्तर पर आकर तट से पीछे चले जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ज्वार भाटे का कारण क्या होता है इसको समझते हैं। ज्वार किस तरीके से आते हैं? ज्वार भाटा का सबसे बड़ा कारण, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो ऐसे ही पूछ लेता है कि ज्वार भाटा किस कारण आते हैं। तो ज्वार भाटा आने का सबसे बड़ा रीजन होता है सूर्य और चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सूर्य और चंद्रमा का जो शक्तिशाली पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उसके कारण ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। अब ये ज्वार जो होते हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं, ये लघु और वृहत हो सकते हैं, यानी छोटा ज्वार भाटा, बड़ा ज्वार भाटा, इस तरीके से भी इनको देखा जा सकता है। तो छोटा ज्वार भाटा कब आता है? जैसे इस डायग्राम की सहायता से आप समझने का प्रयास करें कि चंद्रमा अगर पृथ्वी के लंबवत है, ठीक है, चंद्रमा अगर क्या है? पृथ्वी के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और सूर्य जो है पृथ्वी की सीध में है।
सूर्य पृथ्वी की सीध में है और चंद्रमा पृथ्वी के लंबवत है। अब दोनों में ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों में ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दोनों ही, चाहे वो सूर्य है चाहे वो चंद्रमा है, दोनों ही पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी पृथ्वी पर क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो जैसे मान के ये पृथ्वी का सरफेस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पृथ्वी का सरफेस है, इस पर पानी है, तो ये पानी जो है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा खींचा जाएगा अपनी ओर। ठीक है, इमेजिनेशन करके देखिए, पृथ्वी आपको यहाँ से गोल लग रही है, आप ये कहेंगे चारों तरफ पानी कैसे है, तो पृथ्वी के अंदर भी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पृथ्वी के अंदर भी एक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप जैसे ग्लोब पर देखेंगे तो आपके दिमाग में कभी प्रश्न उठा होगा, जैसे ग्लोब आपकी टेबल पर रखा है, अगर नहीं रखा है तो इमेजिन कर लीजिए दिमाग में, कल्पना करिए दिमाग में कि आपके सामने क्या रखा है, ग्लोब रखा है। अब ग्लोब कैसा है सर, गोल है, एक तरह से कह सकते हैं वो क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी का एक कह सकते हैं मॉडल है, जिसको देख करके हम पृथ्वी की आकृति को, उसके आकार को और उस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें उपस्थित हैं उनके फॉर्म को जो है हम एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप दिमाग में ये कल्पना करके देखिए कि पृथ्वी का जो प्रतिरूप यानी जो ग्लोब है वो आपके सामने रखा है। अब पृथ्वी पर जो नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ग्लोब पर जो नीला नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो सारा क्या है, पानी है। तो अब जैसे कि आप नीचे की तरफ जाएंगे, ग्लोब के निचले हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पर जो पानी, वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, नीला भाग नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो अगर पृथ्वी गोल है तो वो पानी जो है नीचे की तरफ गिरता क्यों नहीं है, अंतरिक्ष में नीचे क्यों नहीं गिर जाता पानी, ऐसी दिमाग में आपके में इमेजिनेशंस आई होंगी। तो इसका सीधी सा रीज़न ये है। एक और, हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ मैं कि जैसे ग्लोब के नीचे का जो हिस्सा है, ग्लोब के नीचे का जो हिस्सा है, तो आप ये फील करते होंगे कि जो ग्लोब के नीचे भी लोग रह रहे हैं, ऐसी पृथ्वी जो है ऊपर कह सकते हैं ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो नीचे के जो देश हैं तो उस पर लोग खड़े कैसे रहते होंगे, गिर भी तो सकते हैं नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी शुरुआत में आते रहते थे काफ़ी टाइम पहले, जब मैं भूगोल को नहीं समझाता थोड़ा सा। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि पृथ्वी का एक तो आकार, मतलब ऐसा होता है पृथ्वी का आकार और हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हमारे और पृथ्वी के आकार की अगर एक कंपेयरिंग की जाए तो इसमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाएगा। यानी हम पृथ्वी के लिए एक ऐसे मान सकते हैं कि एक मान लो रेत का मैदान है, उस रेत के मैदान में धूल का एक कण, मान लो रेत का एक हजारों किलोमीटर लंबा एक मैदान है और उस मैदान में धूल का एक कण जितना एक स्थान रखता है उस पूरे मैदान में, उतना स्थान हम अपना कंसिडर कर सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का जो है भूभाग है, जो पृथ्वी का आकार है, बहुत बड़ा है हमारे सापेक्ष, हमारे आकार के सापेक्ष। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको फील नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि हमारा आकार पृथ्वी के आकार के सापेक्ष काफ़ी हल्का है। हम तो एक धूल के कण के समान है पृथ्वी के आकार के सामने, इस वजह से हमको फील नहीं होता कि पृथ्वी मूव कर रही है। दूसरी चीज़ कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी के अंदर भी तो क्या है, पृथ्वी भी तो एक गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में रखती है। पृथ्वी पर आप कोई चीज़ फेंकेंगे ऊपर की तरफ, पत्थर ऊपर आकाश में उछाल करके देखिए, वो नीचे नीचे ही आके गिरेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरती है। क्यों करती है? पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी तरीके से पृथ्वी की सतहों पर जो पानी है उसको भी पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, भाई सूर्य हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, तो जनरल सी बात है जब वो हमारी पृथ्वी से बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमसे ज़्यादा होगा, हमारी पृथ्वी से ज़्यादा होगा। तो सूर्य और पृथ्वी जब एक ही लाइन में आते हैं तो सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी की सतहों पर जो जल है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जब जल को सूर्य आकर्षित करता है तो पानी की तरंगें जो होती हैं समुद्र में उठने लग जाती हैं। लेकिन इस लघु ज्वार भाटे में एक सिचुएशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है कि सूर्य जो होता है वो तो पृथ्वी के बिल्कुल सीधे में होता है, चंद्रमा जो होता है उसके लंबवत होता है। तो चंद्रमा ऊपर की तरफ लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और इस सूर्य जो है ये इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो जो बल है वो दो दिशाओं में बढ़ जाता है अलग अलग। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। तो इस वजह से ज्वार जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं आ पाता, इधर से ये खींच रहा है पानी को, इधर से ये खींच रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कह सकते हैं पानी की तरंगें नहीं उठ पाएंगी। इसके विपरीत अगर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाएं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध में आ जाएं तो क्या होगा, एक ही सीध में आएंगे तो दोनों यानी एक ही पैरेलल लाइन में, एक ही पैरेलल लाइन में जो है गुरुत्वाकर्षण लगेगा।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही पैरेलल लाइन में लगने लग जाएगा। इधर से सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर से चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये एक साथ जुड़ करके काफ़ी एक बड़ी मात्रा में इसका जो है कह सकते हैं परिमाण वो हो जाएगा और बड़ी बड़ी तरंगें उठेंगी, पानी ज़्यादा आकर्षित होगा और बड़ी बड़ी तरंगें जो है हमें समुद्र में दिखाई देंगी। तो इसको हम बृहत ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो उच्च ज्वार होते हैं, यानी जो उच्च ज्वार भाटे होते हैं, तो उससे क्या होता है, ये बहुत फायदेमंद भी होता है। उच्च ज्वार जब उठते हैं तो ये नौ संचालन में सहायक होता है, यानी जब कोई नाव या पानी का जहाज पानी में जा रहा है तो ये उसको बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करता है, पुश करता है उसको, ठीक है। जहाज़ों को तटों तक पहुंचाने में सहायता करता है उच्च ज्वार, इसलिए यह थोड़ा बेनिफिशियल भी है। इसके अलावा ये मत्स्य जो उद्योग होता है या फिर मछली पकड़ने वाले जो भी लोग होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि पानी के बहाव के साथ में या पानी की तरंगों के साथ में बहुत सारी मछलियां बिना मेहनत किए ही तटों पर आ जाती हैं। तटों पर बहुत सारी मछलियां देखने को मिलती हैं, तो ये मछली पकड़ने में मदद रखता है। इसके अलावा पानी की जो एनर्जी होती है जब ऊपर उठ रहा है नीचे गिर रहा है, ठीक है, दिन में कंटिन्यूसली 2 बार इसका उठना, ऊपर नियम से ऊपर उठना नीचे गिरना, तो ये कंटिन्यूसली होता है। तो इसका यूज विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी जो है इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। बृहत ज्वार भाटा जो होता है जनरली पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में होता है। पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा होती है और जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन जो है बृहत ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा होते हैं ये एक ही पैरेलल लाइन में आ जाते हैं, एक ही सीध में आ जाते हैं। ये हो गया आपके ज्वार भाटा। इसके बाद में महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको जनरली बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो देखने मिलते हैं महासागरीय धाराओं से। तो महासागरीय धाराएं हैं क्या? एक निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो धाराएं होती हैं, निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराओं को महासागरीय धाराएं कहा जाता है। ये महासागरीय जो धाराएं होती हैं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। अब ये चीज़ कितनी बार रिपीट हो चुकी है, देखिए एक ही चीज़, जब 6th क्लास से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना तभी से हम देखते चले आ रहे हैं। भूमध्य रेखा ये रही आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। इस पूरे क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म रहता है, उमस भरा मौसम रहता है, ठीक है। तो इस जगह पर मौसम या जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है अदर देन दूसरे जो क्षेत्र हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, उमस भरा मौसम रहता है। तो इस जगह पर जो भी पानी की मात्रा होगी या इस जगह पर जो भी धाराएं होंगी वो कैसी होंगी? गर्म महासागरीय धाराएं। यहाँ से आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। भाई महासागरीय जो गर्म धाराएं हैं वो ध्रुवों पे तो पाई नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ तो ठंड रहती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती नहीं है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद पहुँचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है जनरली यहाँ पर पूरे वर्ष भर रहता है। जो आपकी भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है परपेंडिकुलर पड़ती हैं, बिल्कुल यहाँ पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर बहने वाली जो भी महासागरीय धाराएं वो जनरली कैसी हैं? गर्म तरह की होती हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं आपको यहाँ से समझ में आया कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और इनका प्रवाह जो होता है गर्म महासागरीय धाराओं का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि गर्म महासागरीय धाराओं का प्रवाह कहाँ से होता है? भूमध्य रेखा से, क्योंकि यहाँ तो ये उत्पन्न हो रही हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। गर्म महासागरीय धाराओं का प्रवाह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ होता है। ठंडी धाराओं के बारे में अगर बात करें, जो ठंडी धाराएं होती हैं ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? ध्रुव और उच्च अक्षांश, ठीक है। ध्रुव और जो उच्च हाई लैटिट्यूड वाले, वो हाई अक्षांश वाले, जो उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं या ध्रुव जो हैं वहाँ पर जो है ठंडी धाराएं उत्पन्न होती हैं। इनका प्रवाह जो होता है ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ ही इनका प्रवाह होता है। वहीं ठंडी धाराओं के बारे में बात करें तो ये ध्रुव या उच्च अक्षांशों पर उत्पन्न होती हैं और इनका प्रवाह ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ इनका प्रवाह होता है। लेब्राडोर शीत जलधारा होती है और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा होती है। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं या आगे जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसको इस डायग्राम से या इस चित्र की सहायता से थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर जो रेड कलर के एरो आपको दिखाई दे रहे हैं और एक साइड में आपको
ब्लू कलर के एरोज दिखाई दे रहे होंगे। तो जो रेड कलर के एरोज हैं वो हैं आपकी गर्म धाराएं, और जो ब्लू कलर के एरो हैं वो हैं आपकी शीत जल धाराएं। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ये जो बीच में डॉट डॉट वाली लाइन है ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ से आप देखिए गर्म जल धाराएं आपको इसी रेखा के दोनों तरफ दिखाई दे रही होंगी। नीली नीली जो रेखाएं हैं या नीले नीले जो एरो हैं वो आपको काफ़ी नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीले एरो जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनसे पहले आपको ये जो है लाल वाले एरोज दिखाई दे रहे होंगे। और ये लाल वाले एरोज ज़्यादातर कहाँ पे हैं, आपके भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये एरोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही चीज़ हम पढ़ रहे थे कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती हैं। अब इन एरोज की दिशा आप देखिए। ठीक है, मैं मोबाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चित्र नहीं बना सकता, क्योंकि उंगली से ही स्क्रीन पर मैं लिखता हूँ तो इतना ज़्यादा क्लियरली उसमें विजिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पर अपना फोकस करते हुए, इस मैप पर अपना फोकस करते हुए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर आप इमेजिन करने का प्रयास कीजिए, कल्पना करने का प्रयास कीजिए। अभी हम बात कर रहे थे गर्म धाराओं की। ये भूमध्य रेखा जो मैंने सीधी ब्लू कलर की जो लाइन खींची है ये आपकी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ आप अपनी नज़र डालिए। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अगर नज़र डालेंगे तो लाल कलर के एरोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी जो एरोज हैं ये प्रदर्शित कर रहे हैं गर्म जलधाराओं को, और यही हमने पढ़ा था कि गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। अब इनकी दिशा देखिए, जिस तरफ ये तीर लगा हुआ है इसकी दिशा का आकलन आप करने का प्रयास कीजिए। हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों से ध्रुवों की ओर प्रवाह करती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाह करती हैं। तो देखिए ये सारी धारा हैं, देखिए ऊपर की तरफ ऐसे करके आपको दिखाई दे रही होंगी। ऐसे नीचे की तरफ देखिए, ऐसे करके ये नीचे की तरफ, ये धाराएं जो हैं ये आपको ऊपर और नीचे की तरफ प्रवाह करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई हुई बिल्कुल अच्छी तरीके से कि गर्म जल धाराएं जो हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की तरह इनका प्रवाह होता है। और वहीं हम ठंडी जलधाराओं के बारे में बात कर रहे थे। ठंडी जलधाराएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, ये ध्रुवीय या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ और बढ़ते जाएं, या फिर हम दक्षिण की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएं, तो हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा है उससे अगर हम नॉर्थ में नॉर्थ पोल की तरफ चलें तो हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर। ऐसे ही अगर हम 0 डिग्री अक्षांश जो है या भूमध्य रेखा है उससे नीचे की तरफ साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ें तो हम यह कह सकते हैं कि हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो ठंडी जलधाराएं होती हैं जो आपको देख रही होंगी यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रही हैं आपको नीले कलर की, ये उच्च अक्षांश यानी ध्रुवों की तरफ आप देख पा रहे हैं इनको, ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों की तरफ जो है वो ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और ये उपोष्ण कटिबंधीय जो निम्न अक्षांश होते हैं उनकी तरफ ये जो है बहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर पाए होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ध्रुवों की तरफ, ये जो नीली एरो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये ध्रुवों की तरफ से किधर आ रही है, ये निम्न अक्षांशों की तरफ आ रही है। ठीक है, निम्न अक्षांशों की तरफ आ रही है। भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की तरफ जाती हैं गर्म जलधाराएं, और ध्रुवीय क्षेत्रों से या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जो गति करती हैं वो हैं आपकी ठंडी जलधाराएं। अब यहाँ से आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, क्योंकि महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं। तो जिस क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं बहेंगी तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और जहाँ पर गर्म जलधाराएं बहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि महासागरीय धाराओं से किसी भी क्षेत्र का जो तापमान है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला जो है इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ पर गर्म जलधारा और शीत जलधारा मिलती हैं, मतलब एक ऐसा भी स्थान होता है, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गर्म और जलधारा आपस में मिक्स हो रही हैं। ठीक है, गर्म एक तरफ से गर्म जलधारा आ रही है, एक तरफ से ठंडी जलधारा आ रही है और बीच में वो मिल गई। तो जिस जगह पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं वह विश्व का सबसे अच्छा सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, मतलब मछली की पैदावार के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होता है। जैसे कि जापान के आसपास के कुछ तट हैं या फिर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो हैं वो इस तरह की कंडीशंस के लिए जाने जाते हैं जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा मतलब मत्स्यन के लिए या मछली पकड़ने के लिए या मछलियों की पैदावार के लिए बहुत ही अच्छा स्थान जो है ये माना जाता है। और जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ पर जनरली जो एक मौसम क्रिएट होता है वो कोहरे वाला मौसम क्रिएट होता है, जिससे कभी कभी नौ संचालन में या जो पोत जो होते हैं, जलपोत जो होते हैं, उनके आवागमन में कभी कभी बाधा जो है वहाँ से उत्पन्न हो जाती है।
ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। आज मैंने 2 चैप्टर जो है इसमें ऐड किए हैं। पिछली 2 वीडियोस में मैंने सिंगल सिंगल चैप्टर लिया था, क्योंकि वो चैप्टर थोड़े से बड़े थे। क्योंकि अगर दोनों को एक साथ मिक्स कर देता, जैसे मैं 4th और 3rd एंड 4th चैप्टर की बात करूँ, तो वो काफ़ी बड़े चैप्टर थे। अगर दोनों को मिक्स करते तो ज़्यादा लंबी वीडियो जाती, तो उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता है फिर, ठीक है। एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए, अपनी बरकरार रहनी चाहिए। तो 5th और 6th चैप्टर मैंने इसमें ऐड किए हैं। 5th चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आई होप। इसके बाद में 6 नंबर चैप्टर के लिए चलते हैं। इसमें देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो स्थल की ऊंचाई, पहला पॉइंट है आपका, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं। मतलब जैसे जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दें, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मैदानी क्षेत्र में निवास करता हूं। आगरा हो गया आपका, या फिर आपका ये जो पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान है, ये सब पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो इस मैदानी क्षेत्र से जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम में से कोई व्यक्ति जनरली, जैसे मैं अपना ही उदाहरण लेके चलूँ या आप अपना उदाहरण लेके चलिए, आप मैदानी क्षेत्र के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, या आपका जो राजस्थानी क्षेत्र, राजस्थान का जो कह सकते हैं यूपी से निकटवर्ती एरिया है, इसके अलावा जो हरियाणा पंजाब का है, ये पूरा क्षेत्र कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। अगर आप इस मैदानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप इस मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, और यहाँ से आप कहाँ जाते हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएँ आप, या फिर हिमाचल, उत्तराखंड, इस साइड में जाते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो वनस्पतियाँ हैं या पेड़ों की जो प्रजातियाँ हैं, उनमें आपको धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो प्रजातियाँ पेड़ पौधों की या जो वनस्पतियों की प्रजातियाँ हमारे पास यानी या मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, अब जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, तो वनस्पतियों की जो कह सकते हैं वैरायटी है, वो चेंज होती चली जाती है। तो इसका एक सीधा सा रिलेशन है कि जैसे जैसे हम स्थल पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम स्थल पर हाइट की तरफ चलते चले जाते हैं, तो वनस्पतियों की विशेषताएं जो होती हैं वो चेंज होती चली जाती हैं। तो इसका सीधा सा हम कह सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई सीधी रूप से वनस्पतियों की विशेषताओं से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हाइट में चेंज आते हैं, ऊंचाई में परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा। जैसे मैदानी क्षेत्र की जो जलवायु है, जैसे आप देखें गर्मियों में गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में सर्दी पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, तो जैसे आप मई जून के महीने में यहाँ रह रहे हैं, इस मैदानी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, और मई जून के महीने में आप शिमला जाइए, मसूरी जाइए, नैनीताल जाइए, तो वहाँ पे जाएंगे तो मौसम आपको ठंडा मिलेगा, ठीक है। जलवायु जो है वहाँ की थोड़ी सी अलग है यहाँ से। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जलवायु में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जलवायु में परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक वनस्पति में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं या पेड़ पौधों की प्रजातियां या फसलों की भी प्रजातियां हैं, वो सीधे सीधे रिलेटेड हैं किससे, आपकी जलवायु से। हर एक जलवायु में हर तरह का पौधा नहीं उगाया जा सकता, हर एक जलवायु में हर तरह की वनस्पति पैदा नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन से जलवायु में परिवर्तन, और जलवायु में जब परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक वनस्पतियों की जो वैरायटी है, ठीक है, उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वनस्पतियों की जो वृद्धि है, वनस्पतियों की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर, नमी पर, ढाल पर, मिट्टी की परत कितनी मोटी है, इस पर। वनस्पतियों की जो वृद्धि है, कोई वनस्पति कितनी स्पीड से पैदा हो रही है, कितनी तेजी से वह ग्रोथ कर रही है, कितनी तेजी से वह बढ़ रही है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर कितना है, उस जगह के जलवायु में नमी कितनी है, ढाल कैसी है, मतलब समतल मैदान है या फिर ढलानू भूमि है, ये भी डिपेंडेड है। इसके अलावा मिट्टी की जो परत है वो कितनी ज़्यादा मोटी है, ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये सारे जो कारक हैं, ये सारे जो कंपोनेंट हैं, ये डिसाइड करते हैं कोई वनस्पति कितनी तेज वृद्धि करेगी या कितनी धीरे वृद्धि करेगी, ठीक है। तो तापमान, नमी, ढाल, मिट्टी परत की मोटाई, इन सभी में परिवर्तन अगर हमें देखने को मिलता है तो प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी तापमान में डिफरेंसेस आएंगे, नमी जो जलवायु में होगी उसमें डिफरेंसेस आएंगे, ढाल या फिर मैदानी क्षेत्र की जो भूमि होती है, ढलानू या पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि होती है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं। मिट्टी की परत की मोटाई भी अलग जगह पर अलग अलग तरीके की होती है। तो इन सभी चीज़ों में जैसे जैसे हम क्षेत्र वाइज जाएंगे, एरिया वाइज अगर देखते चले जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार की ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। इन सभी कारकों की जो मात्रा है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रूप से देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनकी सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां,
ठीक है, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। तो वन जो होते हैं जनरली कहाँ पाए जाते हैं, जहां उपयुक्त तापमान होता है और परिपूर्ण वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक रहती है, ऐसे क्षेत्र, और जहां पर टेम्परेचर भी जो है उपयुक्त रहता है, मतलब एक बैलेंस्ड टेम्परेचर रहता है, वहां पर सघन और खुले वन जो है पाए जाते हैं। घास स्थल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, जहां पर मध्यम वर्षा होती है। जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी वनस्पतियां उग आएंगी और वनों के रूप में तब्दील हो जाएंगी। घास स्थल जनरली कहाँ पे होंगे, जहां पर वर्षा तो हो रही है लेकिन मीडियम वर्षा हो रही है, ना बहुत ज़्यादा तेज वर्षा हो रही है, ना बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो रही है, ना ही बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है, एकदम मध्यम स्तर की जो वर्षा जिस स्थान पर होती है उसको वहां पर जो है घास स्थल पाए जाते हैं। और कांटेदार झाड़ियां जो है वो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा औसत से काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप देखेंगे, वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियां, ये जो है वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां हैं। अब आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त उपध्रुवीय प्रदेशों जो प्रदेश होते हैं, उपध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां होती हैं। आर्द्र प्रदेश जो हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन। उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन का मतलब है ऐसे वन जिनका जो काष्ठ है, जिनकी जो लकड़ी है, ठीक है, काठ, जिसको हम जनरली अपने गांव वाली भाषा में बोलते हैं काठ, उसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं काष्ठ। तो दृढ़ काष्ठ वाले वन मतलब मजबूत लकड़ी वाले वन। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत लकड़ी, जिनकी लकड़ी जो है वो काफी मजबूत है, तो वो उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन के अंतर्गत आते हैं। ये आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो हिमालय क्षेत्रों में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव का मुख्य कारण है जलवायु का बदलाव, जिसके बारे में हमने काफी अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं वनों के प्रकारों को। इसको थोड़ा सा आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वनों के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहां पर वर्षा होगी, जहां पर वर्ष भर वर्षा होगी, तो वहां के जो वन होंगे वो सदाबहार होंगे, सदा हरे भरे होंगे, पत्तियां उनकी झड़ेंगी नहीं। ठीक है, एक तरह से कैसे ना, शुष्क मौसम में आपने देखा होगा, जैसे शुष्क मौसम आता है या बसंत आता है, ठीक है, शुष्क मौसम में हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां झाड़ने लग जाते हैं, उनकी पत्तियां जो है गिरने लग जाती हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, वहाँ पे वर्षा एकदम पर्याप्त मात्रा में रहती है, वर्ष भर वर्षा होती है। और जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होगी वहाँ के पेड़ों की पत्तियां नहीं गिरती हैं, वो सदाबहार रहते हैं। इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। अब पहले ही जो प्रीवियस क्लासेस हमने करी हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा है। जैसे यहाँ पर जो नाम आएंगे, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, भूमध्य रेखीय, इन वर्ड्स को मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा कि मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, मैं ये एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि उष्ण कटिबंध क्या होता है ये आप जान चुके होंगे, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है ये आप जानते होंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी होगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की, जिनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास, भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास ये पाए जाते हैं जहां पर गर्म क्षेत्र होता है और अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले कितनी बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि भूमध्य रेखा जो क्षेत्र होता है वहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, नम मौसम रहता है, तापमान ज़्यादा होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है और इस वजह से वर्षा भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास जो है ये सारे वन जो पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इन पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से झड़ती नहीं हैं सघनता के कारण, यानी इतने पास पास जो है पेड़ होते हैं। सघनता का मतलब है पेड़ जो इतने पास पास होते हैं, एक दूसरे से इतने सटे हुए होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक भी नहीं पहुंच पाता, इतने सघन वन होते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से पेड़ पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, दृढ़ काष्ठ वृक्ष, जिनकी काष्ठ जो होती है वो कैसी होती है, जो इनका जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, दृढ़ होती है। और ऐसे कुछ प्रमुख पेड़ों के उदाहरण हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, ये सारे वर्ग जो है कैसे हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो इतने विशाल हैं कि उनको एक नाम दे दिया जाता है अलग से,
ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, उनको अलग से क्या कहा दिया जाता है, उनको बोला जाता है पृथ्वी के फेफड़े, ठीक है? वो इतने विशाल हैं, इतने वहाँ पर जो है वैरायटी पाई जाती है पेड़ों की, इतने सघन हैं और इतना ज़्यादा हमारे जो इकोसिस्टम है उसके लिए इतने ज़्यादा आवश्यक हैं कि उनको पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दे दी जाती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व का सबसे बड़ा साँप, जिसको एनाकोंडा कहा जाता है, एनाकोंडा मूवी आपने ज़रूर देखी होगी हॉलीवुड की, वो जो बड़े-बड़े साँप होते हैं, ठीक है? वो एनाकोंडा कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके बाद में आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कैसे थे? अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन, जिनके पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं जनरली पूरी तरीके से झड़ नहीं पाती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, ये इनको जनरली हम कह देते हैं मानसूनी वन, ठीक है? मानसूनी मतलब जो कि डिपेंडेंट हैं सीधे रूप में मानसून पर, वर्षा पर डिपेंडेंट हैं। तो ये मानसूनी वन या पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत में पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में। ये जो वन है जिनको मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। पर्णपाती मतलब, पर्ण का मतलब है जो पत्ता होता है, पाती मतलब पतित होना, मतलब गिरना, पत्ते गिराने वाले जो वन हैं। यानी इससे पहले जो हम सदाबहार वनों के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी पत्तियां जो है पूरी तरीके से झड़ती नहीं है क्योंकि वहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। मानसूनी वन है, सीधे सीधे डिपेंडेड ऑन रेन की मात्रा, वर्षा की मात्रा कितनी है उस पर सीधे सीधे रूप में डिपेंडेड है। अगर वर्षा नहीं होगी तो वर्ष भर जो है वन हरे भरे नहीं रहेंगे, यानी पत्तियां उनकी गिरनी ही हैं। तो शुष्क मौसम जैसे ही आता है जहां वर्षा की मात्रा कम होती है तो इनकी पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? क्यों होती हैं? इसके पीछे एक, मतलब प्रकृति ने जो सारी चीज़ें बनाई हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, एक एक पॉइंट है, जुड़ाव है। हर एक चीज़ का जो इकोसिस्टम में हमारे में मौजूद है, हर चीज़ का जो प्रक्रिया है, कार्य करने का जो तरीका है, कहीं न कहीं इस तरीके से क्रिएट किया गया है। नेचर ने इस तरीके से अपने आप को क्रिएट किया है कि हर परिस्थिति में वो आपको अपने आप को क्या कर सके, मैनेज कर सके। जैसे वर्षा वनों के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पर जो है पौधों को जल संचय करने की ज़रूरत नहीं होती, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास जो है मौसम बहुत अच्छा रहता है, जैसे मान लीजिए हमारे खेतों में गेहूँ की मात्रा जो जो हमारे खाने के लिए, भोजन के लिए आवश्यक है, या जो भी हम अपने खेतों में उगा रहे हैं, जो कि हमारे भरण-पोषण के लिए ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें, मौसम अच्छा रहता है, खेतों में फसल भी ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टोरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। हर साल हमको पता है कि हर साल इतना अनाज हमारे पास आ ही जाएगा, हर साल जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी, तो हम स्टोरेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें डाउट होगा कि मौसम परिवर्तन हो सकता है, अगर हमें डाउट होगा कि फसल खराब हो सकती है, तो जनरली हम क्या करके चलते हैं, स्टोरेज करके चलते हैं। कोविड के टाइम पे स्टोरेज किया था ना आप लोगों ने, आपको पता था कि मार्केट 4 दिन बाद बंद हो जाएगा या 2 दिन के लिए खुलेगा या सुबह ही 1 घंटे खुलेगा, तो आप 1 घंटे जा कर के पूरे हफ्ते का स्टोरेज करके रखते थे। वही सीधी कहानी पेड़ों की है, जहाँ वर्षा वन है, पूरे वर्ष भर वर्षा हो रही है, तो पेड़ों को ज़रूरत ही नहीं है स्टोरेज करने की। पेड़ों को स्टोरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम जल का संचय करें। लेकिन जो मानसूनी वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, उनको जल संचय करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा नहीं होती है। अगर पेड़ों की पत्तियां पेड़ों पर ही बनी रहेंगी तो जल का दोहन ज़्यादा होगा, पेड़ को ज़्यादा जल की मात्रा जो है आवश्यक होगी, पेड़ के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, तो इस वजह से वो उसकी एक इंटरनल प्रोसेस होती है कि वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं पेड़, जिससे कि स्टोरेज जो है जल का वो बना रहे। अगर स्टोरेज वो करेंगे पानी का और पत्तियां बनी रहीं और वर्षा हुई नहीं तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्टोरेज जो है वो पत्तियों को हरा भरा रखने में खर्च कर देगा। पेड़ जो है पूरा क्या करेगा, जो पत्ती या खुद को हरा भरा रखने में, अपने को बिल्कुल परिपूर्ण रखने में, जो पूरा जो स्टोरेज है पानी का वो खत्म हो जाएगा। तो पानी का स्टोरेज करने के लिए जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, ठीक है। वृक्षों द्वारा क्या किया जाता है, जल संरक्षण किया जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न आपसे करा जाए कि शुष्क मौसम में पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, तो रीज़न ये होता है कि वृक्ष पत्तियों को झाड़ करके क्या करते हैं, अपने अंदर जल का संरक्षण करते हैं, जल का संचय करते हैं, ठीक है। जो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ होते हैं, जैसे साल हो गया, सागवान जिसको सागौन भी कहा जाता है, या नीम हो गया, शीशम हो गया, इस तरीके के जो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ हैं, इनका यूज़ किस में किया जाता है ज़्यादातर, जैसे जो हम फर्नीचर यूज़ करते हैं अपने घरों में, फर्नीचर बनाने में, यातायात के चीज़ें जो है वो डेवलप करने में, निर्माण सामग्री बनाने में, इन सारी चीज़ों में जो है दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों का यूज़ होता है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, इस प्रकार के जानवरों की प्रजातियां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वनों में पाई जाती हैं। इसके बाद में आते हैं आपके शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण, शीत भी और उष्ण भी। अब आप यहाँ से, मैंने आपको 6 क्लास में पढ़ाया था, बताया था चीज़ों के बारे में कि शीतोष्ण, जहाँ शीत भी है उष्ण भी है, ठीक है, शीत भी है उष्ण भी है, यानी जो मकर रेखा होती है अपनी, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और जो आपकी आर्कटिक वृत्त जो होता है या आर्कटिक रेखा होती है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कहलाता है। इसी तरीके से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो इन्हीं स्थानों पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशों के पूर्वी तटीय प्रदेशों में होते हैं। मध्य अक्षांशों के पूर्वी तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, तो ये जो है पार्टिकुलर प्लेस हैं जहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे हैं। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका ये महाद्वीप का पूर्वी किनारा है, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील हो गया। तो महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे हैं वहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर पेड़ों की प्रजातियाँ होती हैं, उनमें से प्रमुख की बात करें तो जैसे बांज हो गया, चीड़ हो गया, यूकेलिप्टस, ठीक है, ये जो काफ़ी लंबा पेड़ होता है, इसको पारिस्थितिक आतंकवादी की भी संज्ञा दी जाती है। ये पॉइंट आप आगे पढ़ेंगे जब भी आगे आएगा। तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी की संख्या दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो पेड़ जिस जगह पे होता है, उस जगह की भूमि में जो भी भूमिगत जल होता है उसको सोख लेता है, यानी, और धीरे धीरे लंबे टाइम के बाद में क्या होता है, जिस जगह पर इस तरीके के पेड़ लगे होते हैं वो भूमि जो है अपनी उर्वरता धीरे धीरे खोती चली जाती है। तो शीतोष्ण सदाबहार वनों में बांज, चीड़, यूकेलिप्टस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ दृढ़ काष्ठ और मुलायम काष्ठ दोनों तरह के पेड़ जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन मतलब शीतोष्ण में आपने सदाबहार वनों के बारे में भी पढ़ा और शीतोष्ण में आपने पर्णपाती वनों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मतलब जो पत्ती गिराने वाले जो वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उच्च अक्षांशों की ओर, उच्च अक्षांशों की ओर, जैसे ध्रुवों की तरफ आप चलते हैं। 66.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास, ध्रुवों के आसपास की जो कह सकते हैं क्षेत्र होता है, जैसे उत्तरी पूर्वी अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चिली और पश्चिमी यूरोप के जो तटीय प्रदेश हैं, यहाँ पर जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क मौसम जैसे ही आता है ये अपनी पत्तियाँ झाड़ने लग जाते हैं। पेड़ों की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ बांज, एस, बीच, इस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं। जानवरों में यहाँ पर हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, इस तरह के जानवरों की प्रजातियाँ मिलती हैं। पक्षियों में यहाँ पर देखें तो फीजेंट, मोनाल, ये सारे एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के हैं। इन एग्जाम्पल्स को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में, जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, या फिर इन क्षेत्रों में पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कम से कम आप सारे याद न रख पाएँ तो कम से कम आपको जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी कभी डायरेक्टली यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। अब इसके बाद में भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जो वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं। सामान्यतः अगर इनकी अवस्थिति की बात करें तो जो महाद्वीप होते हैं उनके दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं अधिकांशतः, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पे भी जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। दोनों पॉइंटों में थोड़ी सी कह सकते हैं भिन्नता है, समझिए। भूमध्य सागरीय वनस्पति जनरली कहाँ पाई जा रही है? जो महाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे तो ये वनस्पति पाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की वनस्पति होती है, जिस तरीके के पेड़ों की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, इस तरह की प्रजातियाँ भूमध्य रेखीय प्रदेशों से बाहर भी पाई जाती हैं। अब आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि भूमध्य सागरीय वनस्पति जैसे जो पेड़ हैं या वनस्पतियां हैं, ये भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में कहाँ कहाँ या किस किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो आप याद रखेंगे कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन सारे स्थानों पर जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर अगर जैसे फलों की बात करें या पेड़ों की बात करें तो सामान्यतः संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया,
स्पेशली जो नींबू वंश जो होता है, जिसको सिट्रस कहते हैं, ठीक है, नींबू वंश खट्टे फल जो होते हैं जनरली वो जो है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल जो होती है, जैसे पेड़ों पर आपने छाल देखी है ना, जो पेड़ों को कवर की हुई होती है, पेड़ों के तने को जो कवर किया हुआ छाल होता है वो काफ़ी मोटी छाल पाई जाती है भूमध्य सागरीय वृक्षों की, ठीक है। एवं पत्तियां भी जो है काफ़ी मोटी होती हैं इनकी, और भूमध्य सागरीय वृक्षों की मोटी छाल और जो पत्तियां होती हैं ये जो है स्पेशली इनको मदद करती हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकने से, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है मोटी छाल और पत्तियां वो पाई जाती हैं। इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे फलों की जो है प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है? टैगा भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये? उत्तरी अक्षांश के उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री जो है अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। 50 डिग्री टू 70 डिग्री उच्च अक्षांशों के बीच में शंकुधारी वन या टैगा पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जिनकी जो ऊपर की जो सिरा होता है काफ़ी नुकीला होता है, क्योंकि इन स्थानों पर क्या होता है, जो उच्च अक्षांश हैं ध्रुवीय प्रदेशों में, जो उच्च अक्षांशों में हम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, ये हिमपात होता रहता है। तो ये नुकीला इनकी आकृति इस तरीके से होती है क्योंकि अगर इन पर हिमपात होगा या बर्फ गिरेगी तो बर्फ जो है इनके ढलानों के सहारे नीचे गिर जाएगी, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमारे मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके के पेड़ हैं, बिल्कुल गोल गोल आकार के ये पेड़ हैं, अगर ये वहाँ पर ये सपोज कीजिए कि वहाँ पर होते तो क्या होता, जब हिमपात होता, बर्फ गिर रही होती, तो ये पेड़ जो है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो गए होते। तो लेकिन इनकी बनावट और आकार इस तरीके का होता है शंकुधारी वनों का कि ये इस तरह की परिस्थितियों में, जो उच्च अक्षांश हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, उस स्थान की जो परिस्थितियां हैं, उस स्थान का जो मौसम है, जिस तरह की वहाँ पर जो है क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं, उनको बियर करने में ये काफ़ी इनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो वन हैं अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालय पर भी जो है शंकुधारी वन या टैगा हमको देखने को मिलते हैं। ये जो वृक्ष हैं, जो शंकुधारी वन हैं या टैगा वन जो हैं, ये लंबे नरम काष्ठ वाले, यानी इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मुलायम होती है, सदाबहार वृक्ष होते हैं, हमेशा ये जो है हरे भरे रहते हैं, और जनरली इनका यूज किया जाता है लुगदी बनाने में। और लुगदी का यूज किस में किया जाता है? अखबारी कागज़ बनाने में। जो कागज़ हम यूज़ करते हैं ये इसी लुगदी से बनता है। जो लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार पेड़ होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं, इनका डायरेक्टली अगर हम कहें तो कागज़ बनाने में भी यूज़ होता है। इनके नरम कास्ट का उपयोग माचिस और पैकिंग के जो बॉक्सेस होते हैं, बक्से होते हैं, वो बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इन क्षेत्रों में मुख्य पेड़ कौन कौन से होते हैं, तो चीड़ और देवदार के जो पेड़ होते हैं यहाँ विशेष रूप से पाए जाते हैं। जानवरों की प्रजातियों की बात करें तो रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रूसी भाषा में जो टैगा हम जैसे बात कर रहे थे, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहते हैं। तो टैगा का रूसी भाषा में अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही जो है एक पॉइंट है। अब बात करते हैं घास स्थलों के बारे में। वनों के बारे में हमने बात कर लिया, अब घास स्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। क्षेत्र वही है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वहीं पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल भी होते हैं। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, ठीक है, उष्णकटिबंध में जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक इनका विस्तार होता है। ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्न से लेकर के, मतलब कम वर्षा से लेकर के मीडियम लेवल की जो वर्षा होती है, मध्यम वर्षा जो होती है, उन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर से आप समझिए ये भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो प्रदेश है पूरा, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के दोनों तरफ वाला जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, निम्न से लेकर के मध्यम वर्षा होती है, और यहीं पर जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में जो घास होती है उसकी ऊंचाई जनरली होती है 3 से 4 मीटर। इसका एग्जाम्पल है जैसे सवाना घास स्थल अफ्रीका में है, ये जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंतर्गत ही आता है। जानवरों की अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो जानवर यहाँ पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, तो हाथी हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, हिरण, तेंदुआ, इस प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। घास के जो है अन्य उदाहरण देखें उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये तीनों को आपको याद रखना है। कई बार जो है एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि सवाना घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्राज़ील में। और लानोस घास स्थल जो है ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ठीक है, वेनेजुएला में पाए जाते हैं।
इसके बाद हम आते हैं शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घात स्थल, ठीक है। शीतोष्ण घास स्थल मतलब जैसे हमने देखा था शीतोष्ण, ये आपकी 23 डिग्री क्या हो गई, 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई आपकी, और ये आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई, और इसके ऊपर ये 66.5 डिग्री, ठीक है, ये 66.5 डिग्री, ऐसे ही मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ। अब शीतोष्ण की बात हो रही है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ थी, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का क्षेत्र, ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जिनको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये क्षेत्र हैं, ये शीतोष्ण घास के जो है क्षेत्र होते हैं, या इनको शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशीय और महाद्वीपों के भीतरी भागों में जनरली देखने को मिलते हैं। इनकी जो घास होती है आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं, जंगली भैंस जैसे हो गई, बाइसन हो गया, एंटीलोप हो गया, इस प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। और घास स्थलों की बात करें तो इन चारों पांचों नामों को आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है। जैसे पेम्पास, ठीक है, कई बार पूछा गया है, पेम्पास अर्जेंटीना में। ये सारे घास के मैदानों के नाम हैं, घास स्थलों के नाम है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी जो है ये मध्य एशिया में, और डॉन जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल के मैदान पाए जाते हैं। इनको आपको देख लेना है। कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं, कटीली झाड़ियाँ जनरली कहाँ पाई जाती हैं, ये रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के जो भी पश्चिमी किनारे हैं जनरली वहाँ पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तेज़ गर्मी पड़ती है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। तेज़ गर्मी पड़ेगी, ऊपर से वर्षा भी नहीं हो रही है, तो वनस्पतियों की कमी होना बिल्कुल वाजिब सी बात है। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं। ध्रुवीय प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सीमित प्राकृतिक वनस्पति, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हम देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति सीमित मात्रा में पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार की जैसे काई, लाइकेन या छोटी झाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। और ये भी जो है अल्पकालीन जो ग्रीष्म ऋतु होती है, वैसे तो ग्रीष्म ऋतु वहाँ पर आती ही नहीं है, थोड़े बहुत समय के लिए जो ग्रीष्म ऋतु आती है उस क्षेत्र के हिसाब से, उसी में काई, लाइकेन या छोटी मोटी झाड़ियाँ जो है वो पैदा हो जाती हैं ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति एक आता है, टुंड्रा वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है, ये यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जो ध्रुवीय प्रदेश हैं इनके जानवर जो पाए जाते हैं, यहाँ पर जानवरों की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो जानवरों के शरीर पर यहाँ मोटा फर, मतलब चमड़ी जो होती है, खाल जो होती है ऊपरी जानवरों की, वो मोटी होती है। इसके अलावा फर का मतलब, सॉरी, यहाँ पर जो बाल है, बालों की जो परतें हैं वो है, तो मोटा फर, यानी यहाँ पर जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े घने बाल होते हैं जानवरों के, और चमड़ी काफ़ी जो है वो मोटी होती है। जैसे यहाँ के जानवरों की बात करें कि कौन कौन से जानवर यहाँ विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो जानवरों में सील हो गया, वालरस हो गया, कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवीय उल्लू या भालू हो गया, और बर्फीली लोमड़ी, ठीक है। इस प्रकार के जो है जानवर यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने क्लास 7th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5th और 6th को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, और डेफिनेटली आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम हो, या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का, कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, उन सभी में निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। एनसीईआरटी जो है हमारी समझ को विकसित कर रही है, और यही मैं आपके साथ साथ अपनी भी समझ को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार वीडियोस आती रहेंगी, हेल्प बनाए रखें, अपना जो भी सपोर्ट है वो बनाए रखें। और इसके अलावा हमेशा की तरह आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपनी जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है क्लास के रिगार्डिंग, वो आप ज़रूर दीजिए, जिससे कि मुझे चीज़ों को और अच्छी तरीके से करने में मदद मिले। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो मोटिवेशन आता है काम करने के लिए। अगर आप नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, कुछ कमी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इसमें और अच्छी तरीके से ये कौन सी चीज़ या इस तरीके से और भी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, तो उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा और चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करूँगा। तो इस वजह से आपकी जो फीडबैक या रिस्पॉन्स है वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ज़रूरी है। तो अपना फीडबैक और रिस्पांस ज़रूर दिया करें। वीडियो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मत करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना जो रिस्पांस है वो ज़रूर दीजिएगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी, पर बने रहिए मेरे साथ में, और मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।